नमस्कार। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आप इनसे भली भांति परिचित हैं। समाचार पढ़ने का एक विशेष अंदाज जो श्रोताओं को बरबस ही आकर्षित करता रहा है। इसके साथ ही आजकल एक और प्रतिभा का भरपूर प्रदर्शन कर रहे हैं बतौर डोगरी लेखक। एक्सपेरिमेंट करने का इन्हें शौक है और अपनी मातृभाषा डोगरी को प्रमोट करने के लिए नित नई योजनाएं भी बनाते हैं। जगमोहन शर्मा जी, जगमोहन जी, आपका एक्सेसिव स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। आप क्योंकि आवाज़ की दुनिया से हैं बेसिकली जी, तो हम सभी का जिसने भी साहित्य हो या सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ कर कार्य करना आरंभ किया, उनके लिए रेडियो, जिसे आजकल आकाशवाणी कहा जाता है, पहला मंच रहा है। जी। तो आपका भी क्या वहीं से शुरुआत हुई? मेरी शुरुआत रेडियो से, मेरा रिश्ता तो बचपन से है। मैं बाल बच्चों के, जी, बाल कलाकार भी नहीं, बच्चों के प्रोग्राम में जैसे अच्छा। कोई बच्चा कविता लेकर आता है, कविता पोइम, कोई चुटकुला या पहेली लेकर आता है, तो मैं बच्चों के प्रोग्राम बाल जगत से रेडियो में आना शुरू किया। और 1985-86 तक मैं बच्चों के प्रोग्राम में आता रहा। अच्छा। लेकिन फिर जब आप 10th में पहुंचते हैं तो एक थोड़ी सी हिचकिचाहट आती है, यार हम तो बड़े हो गए। 10th में हैं, बड़े हो गए, तो बच्चों के प्रोग्राम में नहीं आना। तो फिर उसके बाद मैंने बच्चों के प्रोग्राम में जाना छोड़ दिया। और फिर ग्रेजुएशन करने के बाद फिर एक युवानी सर्विस में मेरी पसंद प्रोग्राम, टॉक देना, क्विज में हिस्सा लेना, उस तरह से शुरुआत की। और उसके बाद 96 में आई वॉज अप्रूव्ड एज कैजुअल अनाउंसर। अच्छा जी। तो तब से लेकर 2008 तक मैं वहाँ पर कैजुअल अनाउंसर रहा। और 2008 में जब मेरी वहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई एज न्यूज़ रीडर कम ट्रांसलेटर, तो उसके बाद फिर मेरा रुख जो है वो न्यूज़ की तरफ हो गया। तो डोगरी में समाचार पढ़ता हूँ, ट्रांसलेट करता हूँ, रोज़ की यही दिनचर्या मेरी। तो ये जो आप डोगरी में ट्रांसलेट करके समाचार पढ़ते हैं, तो डोगरी साहित्य की तरफ इसीलिए आपका रुझान रहा? नहीं, साहित्य के साथ मेरा इतना ज्ञान भी नहीं है, उतना रुझान भी डोगरी नहीं को है। आपने स्टडी जरूर किया? जी, डोगरी को स्टडी किया जितना एक न्यूज़ रीडर को ज़रूरत होती है उसके काम चलाने के लिए। लेकिन जब मैं देखता हूँ सभी को डोगरी का इतना रिच, इतना जो कल्चर है, हमारा साहित्य है, इतना रिच है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी इसमें हाथ ट्राई करूँ। अब कविता लिखने जैसी क्षमता तो मेरे अंदर है नहीं। मैं फ्री वर्स लिखता हूँ, आर्टिकल्स लिखता हूँ। फ्री वर्स भी तो कविता ही है। जी जी जी, जिसका आजकल ज़्यादा रुझान नहीं, है। लेकिन एक होता है ना, जब कवि, जिसको हम शायरी या कविता कहते हैं, तो उसमें वो वज़न है ना, काफिया है, गार काफी, वो गज़ल में। जी जी जी, तो उस वो वाली तमीज़ बोलो या सलीका मेरे पास नहीं है। लेकिन फ्री वर्स में लिखता हूँ और अभी तक प्रकाशित तो कुछ नहीं किया उसका, लेकिन लिखता हूँ, लिखने का शौक है। आर्टिकल भी लिखता हूँ, प्रोज भी लिखता हूँ, पोइट्री भी उस तरह से। लेकिन जिस तरह से आप डेली ही लगातार न्यूज़ को ट्रांसलेट करते हैं, जी, तो उससे वो जो एक पकड़ है भाषा पे, वो जी, तो बनती है। जी, बेशक ये कहा जाता है कि न्यूज़ की जो ट्रांसलेशन है उसमें शब्दावली का बहुत कम प्रयोग रहता है। जी, 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 लेकिन साहित्य में आपको शब्दावली चाहिए। जी, तो उसकी हम कोशिश करते हैं। मैं आपको बताऊं, आज की जनरेशन और हमारे बाद की जो जनरेशन है, वो जिस चीज़ का शिकार रहे, मैं भी उसी जनरेशन में आता हूँ, हम भी उसी चीज़ का शिकार रहे कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ना और वहाँ स्ट्रिक्टली हिंदी बोलिए या अंग्रेज़ी बोलिए, और जो अपनी भाषा है, डोगरी है, या और जो दूसरी भाषाएं यहाँ की हैं, वो बोलने के लिए एनकरेज नहीं किया गया। तो उस भाषा से हम उतने जुड़े हुए नहीं रहे। हाँ, जो घर पे बोली, मोहल्ले में बोली या कुछ रिश्तेदारी में बोली, उतनी डोगरी के साथ जुड़े रहे। लेकिन कोशिश यही रही कि हिंदी बोलें या अंग्रेज़ी बोलें। तो वो जिसको हम डोगरी में बोलते हैं पछाड़, वो पछाड़ जो है वो हमें लगी, और डोगरी में हम उस वजह से थोड़ा पीछे रहे। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आमतौर पर जो प्राइवेट स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं, उनमें यह रहता है कि इनका उच्चारण शुद्ध रहना चाहिए। जी जी, और इनको अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है जी, तो इनको मातृभाषा के बजाय संपर्क भाषा। जी, मैं आपको ये कह रहा चाहिए। हूँ, आपने कहा कि उच्चारण, मैं नहीं समझता कि अगर आप डोगरी बोलते हैं या लिखते हैं तो आपका उच्चारण अच्छा नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, काम करते करते हमने भसीन साहब, मैडम भसीन, लज्जा मनहास, छत्रपाल जी, उनसे बहुत कुछ सीखा। वो बारीकियां हमें सिखाते थे। एक बार समाचार पढ़ते पढ़ते मैंने कहा कि कुछ नंबर था 11, तो मैंने शुद्ध बोला, डोगरी बोलते हुए मैंने बोला कि 11। उन्होंने मुझे टोका, कहते मुझे मालूम है कि तुम्हें उर्दू का ज्ञान भी है, हिंदी का भी ज्ञान है, लेकिन जब आप डोगरी में खबरें पढ़ रहे हो तो 11 क्यों बोलना है? उसको डोगरी में हम 11 बोलते हैं, तो उसको 11 ही बोलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि डोगरी बोलने से हमारा उच्चारण खराब हो लोगों जाता में है। ये गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं आमतौर पे। जो टीचर जो खासकर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, उनका बच्चे पे ये स्ट्रेस रहता है कि आपने अगर डोगरी भाषा में बातचीत को बढ़ावा दिया
तो आपका ज ये वो जो, लेकिन एक बात है, जब भाषा का अगर अपनी मातृभाषा में ही आपको ज्ञान नहीं है जी तो आप कभी भी ज़िंदगी में सफल नहीं हो सकते। जी। ये साइंटिफिक जी प्रूफ है। और कोई भी चीज़ बच्चा सीखता है ना, अगर वो अपनी मातृभाषा में अपनी माँ बोली में सीखता है, वो ज़्यादा उसको ग्रहण करता है। बिल्कुल। हमारे टाइम में आप देखिए, जब हमें फर्स्ट में पढ़ाया जाता था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बी, उसके साथ साथ पढ़ाया जाता था एप्पल मैंने सेब, मैं वही कहना, बनाना मैंने केला, मैंने करके सिखाया जाता था। हमने जो इंग्लिश है ना वो भी डोगरी में सीखी, हमने जी। मैथ भी डोगरी में सीखा, जी। क्योंकि हमें पढ़ाने वाले डोगरी में सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे, चाहे विषय जो भी रहा हो, जी। साइंस हो, भूगोल हो, या फिर इवन इंग्लिश क्यों ना हो, जी। उसको समझाने में वो और फिर मातृभाषा ट्रांसलेशन का बड़ा प्रयोग ध्यान दिया जाता था, बिल्कुल, उसका बिल्कुल। ट्रांसलेशन का बड़ा ध्यान। मतलब ग्रामर और का दौर था। जो आपने बात कही ना कि अपनी भाषा को बोलने में हिचकिचाहट, ये चीज़ मुझे बहुत चुभी है, बड़ी तकलीफ देती है। मैं आपको बताऊं, 2008 से लगातार मैं न्यूज़ में काम कर रहा हूं। यूं कहें कि मेरी जो रोज़ी रोटी है वो डोगरी की वजह से चल रही है। और 3 साल पहले की बात है, घर में बात करते करते, अब बच्चे अंग्रेज़ी में भी बात करते हैं, हिंदी में भी बात करते हैं, मुझे एहसास हुआ कि ये डोगरी हमारी मातृभाषा मुझे खाना दे रही है। डोगरा होना वो तो अलग चीज़ है, लेकिन ये मुझे खाना दे रही है, मेरी रोज़ी रोटी इसी से चल रही है। और मेरे अपने बच्चे डोगरी नहीं बोल रहे। ये एहसास होना चाहिए। एक धिक्कार, जैसे एक धिक्कार होता है ना, आत्मग्लानि का शिकार होता है। आत्मग्लानि मेरे अंदर आई, तो मुझे लगा कि नहीं, अब आज मैं बच्चों को डोगरी पढ़ाना शुरू करूं तो वो नहीं सीखेंगे, वो अक्षर नहीं सीखेंगे। फिर मुझे आइडिया आया कि मैं कुछ ऐसा नए तरीके से दिलचस्प करूं ताकि बच्चों को डोगरी के साथ जोड़ दिया जाए। आज आप बच्चे को एक किताब दे दो या न्यूज़पेपर दे दो, कितने मन लगा के बच्चा पढ़ता है? बिल्कुल नहीं। मोबाइल का युग है ना। लेकिन मोबाइल का युग है ना। तो मैंने एक डोगरी में पहली बच्चों के लिए ऑडियो बुक, ई ऑडियो मैं बुक यही कहना चाहता था, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि जगमोहन जी को लगातार एक्सपेरिमेंट करने का शौक है जी। और विशेषकर अपनी मातृभाषा डोगरी को प्रमोट करने के हवाले से। जी बिल्कुल। तो आपने फर्स्ट टाइम डोगरी में ऑडियो बुक रिलीज की फिर? जी। उसका नाम मैंने रखा कहानी सुनी सुनाई, यानी जो कहानी हमने शेर और चूहे की कहानी, लकड़हारे की कहानी, जो कहानियां हमने सुनी है बचपन से, हिंदी में या अंग्रेजी में सुनी है या पढ़ी है, उन कहानियों को मैंने डोगरी में अनुवाद किया और उसको अपनी आवाज़ देकर उसके ऊपर उन्हीं शब्दों को लिखा, जैसे कहानी जिन अक्षरों में लिखी जाती है वैसे डोगरी में लिखा। और जब अगर आप मेरी ऑडियो बुक देखेंगे ना तो आपको सामने सामने स्क्रिप्ट भी दिखाई देगा। जो शब्द ऑडियो प्लस स्क्रिप्ट, जैसे मैं अगर बोलूंगा कि एक बारी दी गाल है एक राजा हा, तो डोगरी में कैसे लिखा जाता है बच्चा वो सीखता है। अब क्योंकि किताब अगर प्रिंटेड में बच्चे को देता कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, लेकिन मोबाइल में बच्चों की दिलचस्पी है और आज उस पर देखो इतने व्यूज़ हैं, इतने बच्चे उसको पढ़ते हैं और उसके ऊपर रेस्पॉन्ड करते हैं, अपनी प्रतिक्रिया देते हैं और खुश भी होते हैं। और जो बड़े हैं वो मुझे शाबाशी देते हैं कि आपने ऐसी कोशिश की। और उसी से प्रोत्साहित होकर 2022 में मैंने पहली उस किताब का पहला वॉल्यूम और 2023 में डोगरी मान्यता दिवस के ऊपर उसका सेकंड वॉल्यूम जो है वो रिलीज़ किया और बच्चे पढ़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। कहाँ तक कि इसमें आप रेडियो आकाशवाणी को योगदान देना चाहें, क्योंकि आप बेसिकली आवाज़ की दुनिया से हैं जी, तो आपको लगा कि ऑडियो ही बेहतर मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है जी, जिसके माध्यम से मैं अपनी मातृभाषा के भी प्रमोट कर सकूं। राजेश्वर जी, रेडियो जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। वो इम्पैक्ट आपके दिमाग में था कि मैंने इसके माध्यम से। आप देखिए समाचार पत्र है, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ सुबह समाचार पत्र नहीं पहुँचता, ठीक है। टीवी ज़रूरी नहीं है कि लाइट है और कनेक्टिविटी है या सिग्नल वहाँ पे है, आप टीवी देख सकेंगे। ट्रांजिस्टर तो आप खेतों में भी लेके जा सकते हैं। यस, आप खेतों में हल चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, रसोई में खाना पका रही हैं महिलाएं, कोई नहा रहा है, सैर कर रहा है सुबह सुबह, मोबाइल पे भी रेडियो चलता है। जी, तो रेडियो आपके साथ लगाइए, मोबाइल जेब में डालिए, रेडियो आपके साथ है। आप मॉर्निंग वॉक करते हुए देखिए, आप यूनिवर्सिटी में या कहीं भी, तो सभी ने हेडफोन लगाया होता है, पॉड्स लगाए होते हैं। तो ऑडियो बुक के पॉपुलर होने में बहुत बड़ा योगदान इसका भी था, रेडियो का था। और मुझे लगा कि रेडियो ही माध्यम हो सकता है। और अपनी आवाज़ में मैंने वो कहानियाँ सुनाई हैं और मैंने कोशिश की है कि उसमें डोगरी के टिपिकल टवाकी मारना, बांदर, टोलो, पीचियाँ, जो वर्ड्स यूज़ करते थे जो बच्चों को पता ही नहीं। आज किसी बच्चे को पूछो कि गिल्लू किसको कहते हैं या पीची किसको कहते हैं, उनको ये पता मंकी है या बंदर, ज़्यादा से ज़्यादा बांदर वो कह देगा उन चीज़ों को। तो ऐसे शब्दावली का मैंने कोशिश की जो जितने मेरे ज्ञान में, मेरी समझ के मुताबिक अच्छे थे, ताकि बच्चों को उसमें इंटरेस्ट हो और बच्चे उस किताब को पढ़ रहे हैं और अच्छा लग रहा है।
आपने जैसे कहा कि बचपन में जब आप बाल जगत कार्यक्रम में जाया करते थे तो आपको कविताएं लिखने का शौक था कविताएं या खुद किसी और खुद की लिखने लिखी का कविताओं खुद लिख पढ़ने? जैसे अपने स्कूल की किताबों की कविताएं अच्छा। होती थी वो कर लेते थे, और कभी छोटी मोटी तुकबंदी करके कोई कविता लिख लेते थे। अदरवाइज कोई बड़ी परफेक्शन के साथ मैं कविता तो नहीं उसके लिख बाद जैसे सकता। आप कह रहे थे कि उसके बाद मैं आजकल मुझे छंद मुक्त जी जी कविताएं जी लिखने का जी 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 शौक जी, पड़ा जी है। शौक। लेकिन देखिए, आपने कहा कि मुझे कविताएं लिखना आती नहीं, जी जी लेकिन मैं दर्शकों के साथ एक बात साझी करता चलूं कि ये हम्बल अप्रोच है, क्योंकि छंद मुक्त कविता लिखना सबसे ज़्यादा टफ है। क्योंकि मीटर में जो कविता लिखी जाती है उसमें आप पढ़ने वाले को, श्रोताओं को, दर्शक को आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि उसमें रवानगी रहती है। जी 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 लेकिन छंद मुक्त कविता के माध्यम से पाठक को बांध पाना, श्रोता को बांध पाना, दर्शकों को बांध पाना बहुत मुश्किल है। जी, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी मैं उनको प्रिंटेड रूप में, बुक रूप में रिलीज़ भी करूँगा। और छंदमुक्त कविता जो है ना, आपको अपने भाव व्यक्त करने में बहुत मददगार साबित होती है। अब देखिए, एक परिपक्व जो कवि है या शायर है वो तो लिखेगा वजनदार कविता, लेकिन एक मेरे अंदर लेकिन कोई भाव आ रहा है। एक बात कहने वाली है कि अगर वजनदार लिखेगा कोई परिपक्व कवि, लेकिन फिर भी अगर लय को पकड़ने के चक्कर में बंदिशों में बनता है वो, जी उसको लफ्ज ढूंढने पड़ते हैं, फिर अगर शब्द ना मिले जी तो फिर अपने आप के साथ समझौता करता है, भाव जी। के साथ समझौता करता है, जी। फिर जबरदस्ती मीटर बनाने के लिए उसे शब्द डालने पड़ते हैं। लेकिन ये जो फ्री छंद वर्स मुक्त में ऐसा है, नहीं इसमें तो अपने आप एक भाव भाव की तरह प्रधान रहता है। और एक भाव की तरह, जैसे नदी बहती है ना, जो आपके अंदर भाव आ रहा है वो बहता जाता है और आपकी कविता जो लिखी जाती रहती है, तो ऐसा चलता है। बड़ा आप अच्छा कविता माध्यम में है। किससे प्रेरित रहे हैं? एज खास अगर कहा जाए तो मैं कविताएं इतनी सुनता ही नहीं था। मैं जिक्र करना चाहूँगा, हमारे पड़ोस में एक भाईजान हमारे थे, मोहम्मद तस्लीम मुंतज़िर। अच्छा। और उस ज़माने में क्या होता था कि आज देखिए, एक बच्चा पड़ोसी के घर में नहीं जाएगा, इवन रिश्तेदारों के घर तो छोड़िए, आप अपना एक भाई दूसरे भाई के कमरे में जाने में भी संकोच करता है। प्रिवेसी पेरेंट्स भी आजकल, पिताजी अपने कमरे में बैठे हैं, माताजी कहीं और बैठी हैं, बेटा कहीं और बैठा है, सभी अपने अपने मोबाइल के साथ लगे हुए हैं। जी, तो वो कनेक्शन जो वो कनेक्ट नहीं है, था। वो नहीं हाँ। रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि उनके घर में हमारा आना जाना बिल्कुल साझी दीवार थी हमारी, तो उनके घर में आना जाना ऐसा था, हम उनको भाईजान कहते थे। अच्छा। तो किसी भी टाइम चले जाओ, हमें तो ये संकोच ही नहीं था कि नॉक करके अंदर जाना है, किस टाइम जाना है, कुछ नहीं समझ आ रही, किताब ली, भाईजान ये समझ नहीं आ रहा, तुसी दसो। और अच्छा, डोगरी मैंने ज़्यादा उनसे सीखी। अच्छा। उनकी फैमिली में, वो संब्याल परिवार से हैं, और उनकी फैमिली में जितनी टिपिकल डोगरी अच्छी वो बोलते थे, शायद मेरे पेरेंट्स उतनी अच्छी डोगरी नहीं यहाँ बोलते वही थे। हुए सांबा बेल्ट से। जी जी जी। तो सांबा में प्योर डोगरी जी बोली जी जाती जी। है। तो उनकी इतनी अच्छी डोगरी थी। और रही बात उनसे सीखने का, आपने कहा कि शायरी से मुतासिर किससे ज़्यादा हो, तो मुझे शायरी वायरी तो जैसा कहा पता नहीं था। तो रेडियो में जब कोई मेरी पसंद प्रोग्राम के लिए गाने सेलेक्ट करने, तो फिर मैं जाता था, भाईजान मिगी कोई शेर दसो, इस गाने कने केड़ा बनकर शैल जिया, तो वो तुस दसो। तो वो मुझे शेर बताते थे इस गाने के साथ। उनमें कोई अपने उनके खुद के भी होते थे, कभी किसी मशहूर शायरों के भी होते थे, तो वो शेर यूज़ करके और मेरे प्रोग्राम अप्रिशिएट होते थे। और पूछे तो किससे शेर लिख के लाता है, तो मैं बताता था कि ऐसे ऐसे हमारे भाईजान हैं, तो वो हमें बताते हैं। तो उनको मैं अपना गुरु कहूँ, बड़ा भाई कहूँ, तो प्रेरणा स्रोत वही थे, क्योंकि वो भी कविताएं लिखते हैं। लेकिन उनको मैंने उतना ज़्यादा नहीं देखा शो ऑफ में कहीं, लेकिन बहुत अच्छी कविताएं वो लिखते हैं। जी, नहीं लिया, लेकिन वो लिखते हैं, बहुत बढ़िया लिखते हैं। आपने जो ऑडियो बुक के माध्यम से जो ये नेक काम, मैं कहूँगा कि फॉर द प्रमोशन ऑफ डोगरी लैंग्वेज किया, स्टार्ट किया, तो आप क्या समझते हैं कि अगर हम नौजवानों को कोई संदेश देना चाहें तो किस तरह के एफर्ट करने की आवश्यकता है? एफर्ट, इनोवेशन किस हद तक रहनी चाहिए? देखिए, मैं टेक्निकली उतना साउंड नहीं हूँ, और ये जो ऑडियो बुक मैंने तैयार की, इसमें बहुत लोगों का सहयोग था, मेरे दोस्तों का, साथियों का, कोलीग्स का, और जो अपने रिलेशन में जो लोग थे उन्होंने योगदान दिया। मेरे जब मैं मन में विचार आया कि मैं बच्चों के लिए कुछ ऐसा करूं, तो दीवू एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि भैया आप अगर इसकी ई ऑडियो बुक बनाओ ना, तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल पे लगे रहते हैं और उस माध्यम से बच्चे ज़्यादा इसके साथ जुड़े, भाषा का प्रचार भी हो जाएगा, ज्ञान का प्रचार भी हो जाएगा। फिर उसके बाद जब मुझे उसके लिए टाइप करना था स्क्रिप्ट, तो मेरे बड़े अजीज़ दोस्त हैं विजय बजाज, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं करूँगा ना, कोई पैसा नहीं, अभी आवाज़ की दुनिया से जी जी जी। और देखिए,
अमूमन क्या होता है, जो प्रोफेशनल होता है ना, अगर आप किसी से टाइप करवाते हैं तो दे चार्ज, पैसे लेते हैं। फिर उसके लिए म्यूजिक देना था। फिर मेरे एक दोस्त हैं, उनको मैं कहता हूँ आधी उम्र का दोस्त, प्रणव शर्मा। तो उसने उस मेरी बुक के पीछे जो म्यूजिक है, उसने म्यूजिक खुद कंपोज करके खुद दिया है। उसमें क्या फोक एलिमेंट म्यूजिक में भी मिक्स दिया है। अच्छा। जिस तरह की कहानी है Fusion उस type। कहानी की है, यस, कहानी के मुताबिक उसने उस तरीके से, Attract जैसे कर रहे हैं। जैसे टोपियों और बंदर की कहानी है, बंदर और टोपियों वाला की जो कहानी है, उसके साथ उन्होंने बोला हल्का फुल्का चुलबुला सा शरारती जैसा म्यूजिक दिया है। जैसे वो कार्टून नेटवर्क में जी आया जी था। जी 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 तो म्यूजिक के वो अच्छे जानकार हैं प्रणव, तो उन्होंने मेरी मदद की। तो मैंने कहा जिसने भी, और हाँ, जब उसको कंपाइल करना था, फिल्म शक्ल में देना था, तो डीके फिल्म्स के जो कोहली साहब हैं, धर्मेंद्र कोहली, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अच्छा। तो नेचुरली वो प्रोफेशनल हैं, उनका अपना स्टूडियो है। जब वो स्टूडियो के चार्जेस होते हैं, 1-1 घंटे का टाइम होता है करने का, एडिटिंग के अलग चार्जेस होते हैं। तो उन्होंने कहा यार डोगरी आस्ते तो उस करा दो, मेरा स्टूडियो पड़ा हुआ है, Free यू of cost डू, जो कुछ करना है करो। तो मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप कुछ करना चाहते हो ना, एक नेक नियत के साथ, निस्वार्थ भाव से कुछ करना चाहते हो, तो आपके आसपास के सारे रास्ते खुलते जाते हैं और सहयोग जो है वो सबका मिलता जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज है जी, जिसमें आप भाषा को प्रमोट भी कर रहे हैं, तो उसके साथ ही एंटरटेनमेंट भी है जी। बच्चों के लिए। आज मैं देखता हूँ यूट्यूब चैनल्स पे ना बहुत सारे नौजवान हैं, वो अलग अलग तरीके से डोगरी का प्रचार कर रहे हैं। कई बाज़ारों में चल के लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, बुजुर्गों से बात कर रहे हैं, ये मोहल्ला कौन सा है, इस मोहल्ले की खास बात क्या है। बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं चाहता हूँ उन बच्चों को कि आपके पास ये टेक्निकलिटीज़ हैं और टेक्निकली आप साउंड हो, तो इस चीज़ को अपनी डोगरी में बोल बोल के इतना प्रचार करो ताकि किसी को भी हिचकिचाहट ना रहे डोगरी बोलने में, या ये ना सोचे कि डोगरी में बोलूँगा तो लोग मुझे इन्फीरियर या ग्रामीण या पिछड़ा हुआ समझेंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया में जब प्रचार या प्रसार की बात आती है तो एक चीज़ कई बार दिल को चुभती भी है जी, कि हम कहीं पे अपने आप पे चेक नहीं रखते। जी, मिमिक्री करने में जी, हाँ, या फिर रील वायरल करने में, जी, कुछ ऐसी चीज़ें हम वायरल करने की आवश्यकता समझते हैं अपने जी। आप को हिट करने के लिए, मैक्सिमम व्यूज़ लेने के लिए, जिससे कई बार ऐसा महसूस होता है कि भाषा का दुष्प्रचार भी हो रहा है। जी। तो उस पर चेक रहना चाहिए। देखिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहनी चाहिए। एक मॉरल ड्यूटी बनती है। देखिए हमारे टाइम में मॉरल साइंस होती थी, जो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, मॉरल साइंस होती थी। अगर हमारे पास मॉरलिटी नहीं है, जो समाज के नियम हैं उनको हम नहीं समझते, या भाषा के प्रति जो जिम्मेवारी है उसे निभाना भी तो आवश्यकता वो है। निभाना है ना, तो वो जिम्मेदारी हम नहीं समझते। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, आजकल हम बहुत प्रैक्टिकल बन रहे हैं और अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, लेकिन फ़र्ज़ की बात हम नहीं करते। मान लीजिए आप एक बस में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ एक महिला है या बुज़ुर्ग है या कमज़ोर आदमी है, आपका क्या बनता है कि उसको सीट दी जाए। मैं कहता हूँ उन पे तो लिखा भी रहता है कि ये सीटें रिजर्व हैं, तब भी नहीं, लोग अगर नहीं सीट उठते। रिजर्व नहीं भी है तो हमें बचपन से माँ बाप ने यही सिखाया कि अगर कोई लेडी आती है या बुजुर्ग आता है आप उसको सीट दे दो। आज जब हम अधिकारों की बात करते हैं ना, तो मैं ये सोचूंगा कि मैंने टिकट लिया है, मैंने पैसे दिए, व्हाई शुड आई लीव माई सीट। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जिनके लिए वो रिजर्व रहती है वहां से भी नहीं उठते वो लोग। वहां से भी नहीं उठते। तो मैं कहता हूं कि जो मॉरल एजुकेशन है, हमारे जो बेसिक जो मूल्य हैं, जो कदरें हैं, उनसे दूर नहीं हटना चाहिए, चाहे वो भाषा को लेके हो या हमारा आम जो सामान्य हमारा व्यवहार है उसमें उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। मैं इनकी बात को ऑथेंटिक करते हुए कहना चाहूँगा कि अपनी भाषा को प्रमोट करते समय हमें बहुत से मापदंडों से गुजरना भी चाहिए। जी, जैसे आपने खुद कहा कि जब आपने हनुमान चालीसा जी, या राम भजन जी, के माध्यम से भाषा को प्रमोट किया, जी, लेकिन एक सोबर वे में, जी, जिससे भाषा की भी कदर रहती जी। है, अब करने देखिए वाले मैं की भी आपको कदर बताऊं, रहती अभी हनुमान चालीसा मुझे कंठस्थ हुआ अभी कोई 4 साल पहले। तो मम्मी कहते थे बड़ा करो यार, तुम पूजा नहीं करते हो तो सुबह उठ के कम से कम हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा बहुत लंबा है, और लेकिन बहुत लंबा लगातार मैंने पढ़ोगे तभी कंठस्थ हाँ, होगा। तो मैंने कंठस्थ उसको कर लिया, लेकिन पढ़ रहा हूँ। और जब ये मैं डोगरी का काम कर रहा था ना, जैसे ऑडियो बुक का काम कर रहा था या कुछ और दूसरी छोटी मोटी चीज़ें इस तरह की कहानियाँ लिखने का कर रहा था, तो मुझे लगा यार हनुमान चालीसा मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मुझे मतलब तो इसका पता नहीं है। तो मैंने कहा अब डोगरी के लिए मैं काम कर रहा हूँ, डोगरी को प्यार कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं हनुमान चालीसा का डोगरी में अनुवाद करूं और उसकी व्याख्या करूं। तो वो कोशिश मैंने हनुमान चालीसा का अर्थ अलग अलग जगह से पढ़ा और उसको डोगरी में
किया, और 2023 में हनुमान जयंती के अवसर पर वो भी रिलीज़ किया। उसके ऊपर भी मुझे बहुत लोगों का प्यार मिला, शाबाशी मिली, और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आप कोई काम करते हो सार्थक तो कार्य करो। अननोन लोग बिल्कुल। जिनको हम नहीं जानते वो भी आपको प्यार करें, शाबाशी दें, फ़ोन करके मुबारक दें, तो बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करेंगे सर, जो भी आपने कहा कि सार्थक कार्य करके अगर भाषा का प्रचार किया जाए, उसे प्रमोट किया जाए तो अच्छा रहता है। जी सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए या व्यूअरशिप के लिए अगर आप भाषा का दुष्प्रचार करते हैं जी तो उस पर चेक भी रहना चाहिए। जी। देखिए, मैं आपको एक चीज़ अंत में ये कहना चाहूँगा कि हम डोगरी भाषा को लेकर जैसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार बहुत सारे लोग हैं, ख़ासतौर पर जो शहरों में रहते हैं। कुछ परिवार हैं जो अच्छी तरह डोगरी बोलते भी हैं, कुछ डोगरी को अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, उसको अहमियत नहीं देते। ये बहुत बुरी चीज़ है। मैं कहता हूँ, इस धरती पर अगर आप पैदा हुए हैं ना, तो आपका इसके प्रति कर्तव्य है, इस मिट्टी के प्रति कर्तव्य है, इस देश में पैदा हुए तो देश के प्रति कर्तव्य है। इस वातावरण से अगर आप हवा ले रहे हैं ना जिंदा रहने के लिए, तो इस वातावरण को ख़राब नहीं करना है, इसके संरक्षण के प्रति आपका कर्तव्य है। तो ये जो भाषा है, जिस धरती पे हम पैदा हुए हैं डुग्गर, तो इस भाषा को बचाना भी हमारा फ़र्ज़ है और हमें इसका थैंकफुल होना चाहिए। और हमारे डोगरों को लेकर के एक बड़ी भ्रांति है। मैं बताऊं, डॉक्टर करण सिंह एक बार एक फंक्शन में आए थे तो कह रहे थे कि हम एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, हमारे इधर एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे की मदद नहीं करते, प्रमोट नहीं करते, है ना। बहुत सारे लोगों का एक जर्नल रहता है, लेकिन ये चीज़ मुझे चुभती है। मैंने तो जब भी कोशिश की, मुझे डोगरों ने हेल्प की, प्यार किया। मैं आपको बताऊं, ये राम भजन का जो किस्सा है, आपने राम भजन सुना होगा, कितना बढ़िया लिखा गया है मुझसे। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि मुझे वो काफिया और वज़न की तमीज़ नहीं है। ये 7 और 8 जनवरी की बात है। आधी रात भी नहीं, कोई 2-2:30 बजे मेरी नींद खुल गई, और उन दिनों वो टीवी पे चल रहा था कि राम मंदिर में, ठीक है ना, तो वहाँ पर मूर्ति की स्थापना होनी है, तो वो टीवी में भी देख के एक चीज़ चलती रहती है। सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो मैं उठाऊं तो मुझे नींद नहीं पड़ रही। मैं बाहर गया, धुंध थी, छत पे भी किया, अब मुझे बेचैनी हो रही है, मैं करूं तो करूं क्या। मैं नीचे आया, अब देखा वाइफ सोई हुई थी। मैंने कहा अब इनको जगाऊंगा, बातें करूंगा, काम करके थकी होगी, तो मैंने कहा कुछ लिखता हूँ। और मैंने लिखने की कोशिश की, और डोगरी में राम भजन लिखा गया विदिन हाफ एन आवर, और वो भी अच्छा, पूरे वजन के साथ। मुझे तो ऐसे लगा कि जगमोहन रूपी कंप्यूटर में किसी ने एक पेन ड्राइव डाल दी है और वो लिखने शुरू हो गया। कहा भी जाता है कि साहित्य सृजन जो भी करता है उस पर एक आशीर्वाद रहता है जी, इसीलिए वो संभव हो पाता है। जी। और उसकी कहानी इतनी दिलचस्प है, जब मैंने भजन लिख लिया, राम मेरे आ जा कर दिन, मने चितांगा जगा कर दिन, और मैं उनके लिए कैसे स्वागत करूं, एक डोगरा होने के नाते मैं उनका किस तरह से स्वागत करूं। मैं उस पर लिखा है कि राड़े चित्रा या फूल बिछा मैं, या रंगे ने रंगोली बना मैं, मारे खुशी बतोई गेदा, समझ नहीं आवे के करा मैं। उसमें फोक एलिमेंट भी आ गया, विचार बुझारता पा कर दिन, राम मेरे आ जा कर दिन। और जब मैंने लिखा, मैंने फटाफट वाइफ को जगाया, मैं कहा शिवानी उठो, देखो मैंने, कहती यार ये आप ही ने लिखा है। तो इवन शी वाज चमत्कार सा लगता है ना अपने मुझे लगता कि जैसे वो कृपा हुई, राम जी की कृपा हुई, और वो भजन मैंने लिख दिया, तो उसको सुना के थी ये तो बहुत अच्छा है। फिर मैंने उसको रिसाइट किया अपनी आवाज़ में, तो मेरे बच्चों ने खुद कहा नहीं पापा ये अच्छा नहीं लग रहा, आपने बहुत अच्छा लिखा है, आप खुद रिसाइट करोगे तो अच्छा नहीं लग रहा। मतलब बच्चों ने भी क्लियरली कहा। फिर मैंने कहा मैं इसको रिसाइट किसी से बनवाता हूँ। अब मन में वही चीज़ आई थी, अब इसको बनाऊंगा, किसी म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाऊंगा, वो भी पैसे मांगेगा, गायक भी पैसे मांगेगा, करूंगा क्या। हाँ, सबसे पहले मैंने ये चेक करने के लिए इसमें कोई त्रुटि खामी तो नहीं है, मैंने प्रोफेसर वीना गुप्ता जी, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा मैम प्रणाम, ऐसे ऐसे मैंने ये लिखा, आप उसको नज़र मार दो, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कहते नहीं आप भेज दो, मैं चेक करती हूँ। उन्होंने चेक किया, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, उन्होंने ठीक किया, तो कहा ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन एक काम करें, इसी गवाया, इया ये जाया नहीं जा, इसी गवाया। फिर मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि क्या करूं। फिर मेरे जो प्रणव मेरा दोस्त है, उन्होंने कहा कि आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं कहते, रंगीले ठाकुर। अच्छा, मैंने जी, विजय समयाल जी, मैंने उनको फ़ोन किया, तो मैंने कहा सर मेरे को ना एक भजन लिखोई गया। आई डिडंट से कि मैंने लिखा है, मैं यहाँ लग गया जियां मेरे को लिखोई है, राम जी ने लिखाया। तो मैंने जब उनको फ़ोन किया, कहते भेज जैसे ये है क्या है। मैं कहा सर ये, उन्होंने देखा, वो बहुत खुश हुए, कहते उन करना क्या है। मैं कहा सर एक चीज़ कोई तुंदा कोई वाकफ अगर है, मी कोई सस्ते च कोई करी दे ते तुस कुसे आखी उड़ो, तो मी दे उड़, टेंशन छड़ ते मैं आपको इसी कराई उड़ना।
3 दिन के अंदर अपने शिष्यों को उन्होंने कहा और उन्होंने फर्स्ट क्लास भजन बना करके तैयार करके मेरी थाली में मेरे को परोस दिया। वही बात है, और जब भी अगर आप सार्थकता के साथ कोई भी कार्य करना चाहें तो उसमें आशीर्वाद रहता है, तो जी। साहित्य सृजन में तो बहुत आवश्यक है। जी, आप एक्सेस स्टूडेंट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी जगमोहन शर्मा जी से। उन्होंने कहा कि भाषा का प्रचार करना हम सभी का कर्तव्य है, लेकिन भाषा का प्रचार करते हुए सिर्फ अपने लिए ही वाहवाही नहीं लूटनी है, भाषा के प्रति समर्पित होना सही मायने में ज़्यादा मायने रखता है। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।